इलेक्ट्रिसिटी। आज हम क्लास 10th के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को करेंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है, जैसे हम घरों में देखते हैं हमारे फैन चल रहा है, बल्ब जलते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी का हम जो है क्या, मतलब ये कैसे फ्लो करती है, वो सारा कुछ देखेंगे। तो पहला टॉपिक हमारा रहेगा इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। तो डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक करंट क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू ए कंडक्टर। इलेक्ट्रिक करंट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू ए कंडक्टर। मतलब चार्ज के फ्लो की रेट, चार्ज पर यूनिट टाइम, एक सेकंड में कितना चार्ज किसी कंडक्टर से फ्लो हो रहा है। जैसे ये कोई कंडक्टर है, मान लो वायर है, कंडक्टर क्या होते हैं, वायर वगैरह, ये मान लो इसमें से कितना चार्ज पर सेकंड फ्लो हो रहा है, तो वो क्या होता है हमारा करंट। तो आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ठीक है, ये आई है, ये क्यू है, ये टी है। तो हमारा आई क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। और क्यू क्या है? हमारा चार्ज। और टी क्या है? हमारा टाइम। तो आई किस में होता है? हमारा एम्पियर में। यूनिट क्या होती है आई की? एम्पियर। ऐसा ही यूनिट। और क्यू की क्या होती है? चार्ज। कूलम। कूलम। और टाइम की क्या होती है? सेकंड। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक करंट। अब हम इलेक्ट्रिक सर्किट देखें तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? इलेक्ट्रिक सर्किट सारे कंपोनेंट को मिला के जो सर्किट बनाते हैं हम उसे इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। तो बी नंबर इलेक्ट्रिक सर्किट। एक हमने इलेक्ट्रिक करंट देख लिया, अब हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट है। इलेक्ट्रिक एक क्लोज कंडक्टिंग पाथ थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लो। एक क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लो। तो किस तरह का होता है अपना सर्किट? मान लो ये हमारा बल्ब है, ये हमारा एम्पियर, अमीटर एम्पियर में मेजर करता है। यहाँ से हम एक बैटरी ऐड कर देंगे इसमें। ये पॉजिटिव हो गया, छोटा वाला नेगेटिव होता है, बड़ा वाला पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ से हम एक की कर देंगे। अगर यहाँ आप करना चाहो वोल्ट मीटर कर सकते हो। काफ़ी कंपोनेंट होते हैं। तो ये हमारा क्या है? करंट हमारा पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है, चार्ज नेगेटिव से पॉजिटिव जाते हैं। तो करंट फ्लो हमारा पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है। तो ये क्या है हमारा? इसमें करंट फ्लो हो रहा है इस तरह से। ये क्या है हमारा? इलेक्ट्रिक सर्किट। तो ये हमारा सर्किट हो गया क्लोज लूप। ठीक है, तो अब हम देखेंगे अपना नया अदर टॉपिक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लो एक इलेक्ट्रिक फील्ड था, ठीक है, उस पॉइंट पे, पी पॉइंट पे, इन्फिनिटी से हमें जो वर्क डन किया गया है एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, क्यू चार्ज है, इसको हमें इस पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क डन किया जाता है वो क्या है? हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो एक हम क्या देख रहे हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में वर्क डन कहाँ से कहाँ तक होता है? इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पर जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है उस पॉइंट तक ले जाने में चार्ज को किया गया वर्क डन। तो
नेक्स्ट क्या है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस बी क्या होता है हमारा, बी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपन क्यू। तो डब्ल्यू क्या है हमारा, वर्क डन, और क्यू क्या है हमारा, चार्ज। तो हमें क्यू की तो ऐसा यूनिट पता है कूलम, और जो वर्क डन की ऐसा ही यूनिट है, ऐसा ही यूनिट, डब्ल्यू वर्क डन की ऐसे ही यूनिट है जूल। ठीक है, और जो बी है पोटेंशियल डिफरेंस, इसकी ऐसा ही यूनिट, बी पोटेंशियल डिफरेंस बी, इसकी ऐसा ही यूनिट है वोल्ट। ठीक है, बी इसे जूल बोलते हैं, जे से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इसे बी से रिप्रेजेंट करते हैं वोल्ट को। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम। तो इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम से पहले हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक डिफरेंस की वो कर लेते हैं डेफिनेशन। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट is the work done in bringing a unit positive charge from infinity to that point in an electric field। ठीक है, ये समझा दिया था। इलेक्ट्रिक डिफरेंस में क्या होता है हमारा, किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चार्ज को ले जाने में जो वर्क डन किया जाता है वो। तो अब पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस इसमें इन्फिनिटी से लेके गए थे। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 points in an electric circuit is the work done to move an unit charge from one point to another। ठीक है, अब इसमें क्या है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर चार्ज को ले जाने में जो वर्क डन किया जाता है वो। ठीक है, एक पॉइंट से चार्ज को, क्यू है ये एक पॉइंट है, यहाँ से पी पॉइंट पर, उसमें क्या था इन्फिनिटी पे था क्यू। अब यहाँ क्या है, कोई एक पॉइंट दे रखा है, अब मान लो ये पॉइंट ए है, तो ए पॉइंट से क्यू को यहाँ तक ले जाने में जो वर्क डन किया जा रहा है वो क्या है हमारा, पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब हमारा पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट एंड इट्स डायग्राम। तो इलेक्ट्रिक सर्किट को CKT से रिप्रेजेंट करना है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में आपकी बुक में दे रखे हैं डायग्राम सारे, वो देख लेना आप। क्या इलेक्ट्रिक सेल वगैरह एक दो डायग्राम में बना देता हूँ। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये इलेक्ट्रिक सेल या बैटरी बोलेंगे। जब ये सेल है, अगर इसमें 2-3 सेल ऐड कर दें, जैसे 1 2 3, तो ये क्या है, इलेक्ट्रिक बैटरी, ऐसे हम बैटरी बोलते हैं। ये क्या है हमारा, प्लग। ठीक है, ओपन की ये क्या है हमारा, प्लग क्लोज की। ये क्या है हमारा, बल्ब। और
ये क्या है, रेजिस्टेंस। और ये क्या है हमारा, रियोस्टेट। मतलब इसको चेंज करने पे हमारा रेजिस्टेंस चेंज होता है, रियोस्टेट। और ये क्या है हमारा, एमीटर। ठीक है, एमीटर करंट मेजर करता है, रीडिंग देता है करंट की। और ये क्या है हमारा, वोल्ट मीटर। अब आप देख लेना, आपकी बुक में एक दो एक्स्ट्रा दे रखे हैं तो वो देख लेना, वरना बुक से ही लिए गए हैं ये भी, तो इतने ही होंगे। अब नेक्स्ट हम देखेंगे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है, ओम्स लॉ। At constant temperature, current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across its मतलब करंट जो है वो किसी कंडक्टर में फ्लो करता है, वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो करंट है, पोटेंशियल डिफरेंस बी क्या है हमारा, पोटेंशियल डिफरेंस। आई क्या है, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो बी इज इक्वल टू हमारा जो ये कांस्टेंट है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा और हमारा क्या आएगा, बी इज इक्वल टू आई इंटू आर। तो हमारा आर प्रोपोर्शनलिटी हट के आ गया, तो हमारा फॉर्मूला बी इज इक्वल टू आई आर बन गया। तो बी क्या है हमारा, पोटेंशियल डिफरेंस। आई क्या है हमारा, करंट। आर क्या है हमारा, रेजिस्टेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस किस में दे रखा होता है, वोल्ट में। करंट किस में दे रखा होता है, एम्पियर में। ए करके दे रखा होता है एम्पियर में। ठीक है, और जो हमारा रेजिस्टेंस है वो किस में दे रखा है, ओम्स। और इसका रेजिस्टेंस का साइन क्या होता है, इस तरह से, ओम। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में क्या है, करंट है वो फ्लो करता है कंडक्टर से, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के। तो नेक्स्ट हमारा क्या, और इसके लिए हम अगर कर्व बनाएं तो अब हम पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का कर्व देखें। तो इस पे मान लो करंट है ये, और इस पे क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बी। तो अगर हमारा बी क्या है हमारा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, तो आई मान लो 1 है, तब हमारा बी कितना है, 1। आई मान लो 2 है, तो हमारा बी कितना है, 2। ठीक है, तो इस तरह से आई जितना होगा उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बी होगा, तो बी भी उसी के प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ पे 3 है, तो ये भी 3 हो गया। तो अब हम जो लाइन खींचेंगे तो इसका डॉट बनेगा यहाँ, इसका इंटरसेक्शन कहाँ आएगा, इस पॉइंट पे। तो ये इस तरह की लाइन बन रही है, और ये थर्ड पॉइंट का यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन कर्व बनेगा, स्ट्रेट लाइन कर्व। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स। तो कौन से फैक्टर हैं जिस पर कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड। तो रेजिस्टेंस जो होता है, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। कोई कंडक्टर है, उसमें कितना रेजिस्टेंस है, वो कंडक्टर की लंबाई कितनी है, जैसे कोई वायर वगैरह, उसकी लंबाई कितनी, उस चीज़ पे डिपेंड करेगा। जितनी ज़्यादा लंबाई उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस। तो आर जितनी लंबाई ज़्यादा उतना रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस क्या है हमारा, आर। लेंथ क्या है, एल। तो अब हमारा आर है वो एल पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, मतलब आर मोर वैन लेंथ इंक्रीज, लेंथ को बढ़ाने पे हमारा आर बढ़ता है, लेंथ इंक्रीजेस। ठीक है, अब
एक तो पॉइंट ये हो गया रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड करता है, एक दूसरा पॉइंट क्या है, रेजिस्टेंस है वो एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, कोई वायर था ये, इसका एरिया ये वाला देखते हैं, ये क्या है एरिया, ये क्या है लेंथ, और ये है क्या कंडक्टर वायर। ठीक है, कुछ भी मान लो, कंडक्टर बोलते हैं इसे साइंस की लैंग्वेज में। तो ये लेंथ है, ये एरिया, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेंथ बढ़ाएंगे तो आर बढ़ेगा। रेजिस्टेंस एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये क्या है एरिया, तो आर है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो एरिया को बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस कम होगा। ठीक है, मतलब डिवाइड में है एरिया तो रेजिस्टेंस कम होगा। इस वजह से थिकर वायर अलाउ करते हैं करंट टू पास मोर इजीली, आसानी से पास कर देते हैं। जो मोटे वायर होते हैं उनसे करंट आसानी से पास हो जाता है पतले वायर की कंपैरिजन, क्योंकि पतले वायर होते हैं उसमें रेजिस्टेंस कम हो जाता है। पतले वायर होते हैं उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, मोटे वायर होते हैं उसकी वजह से एरिया ज़्यादा होता है, उनका एरिया ज़्यादा होगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो अब एक पॉइंट ये था, एक ये था, इन दोनों को मिला के हमारा आर क्या है, एल के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ए के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। आर क्या बन गया हमारा, आर हमारा बन गया, जो आर है वो हमारा एल बाई ए बन गया। ठीक है, आर एल के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ए के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ओवरऑल हमारा जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है ये हट के क्या आ जाता है हमारा रो, रो क्या है डेंसिटी। ठीक है, सॉरी रो है रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल। ठीक है, तो आर हमारा अब क्या हो गया, आर इज इक्वल टू रो, ये रो है एल बाई ए, इसे हम एल बाई ए, इसलिए ये एल है एक ही चीज़ है। ठीक है, मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन ना हो जाए, रो एल बाई ए, रो एल बाई ए, ये क्या है हमारा रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस आर के, आर है जो रेजिस्टेंस वो एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ए के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अब हमारा लेंथ हम बढ़ाएंगे तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी, ये ज़्यादा हो जाएगा, और एरिया बढ़ाएंगे तो इसकी ओवरऑल वैल्यू कम होगी। नीचे डिवाइड करोगे किसी संख्या से बड़ी से तो ऊपर कम ही होगी। तो आर क्या है हमारा रेजिस्टेंस, किस में मेजर किया जाता है, ओम में, ये साइन होता है। रो क्या है रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी, और इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है ओम मीटर। ठीक है, और जो एल तो आपको पता है लेंथ मीटर में मेजर की जाती है। बस अब ये हो गया हमारा फैक्टर्स जिस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करते हैं। की पॉइंट अगर इसमें लिखने के लिए आ जाएं तो रेजिस्टेंस इज ए प्रॉपर्टी, इज ए प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है रेजिस्टेंस, ना कि सर्किट की। ठीक है, अगर हमारा जो लॉन्ग है लंबाई ज़्यादा है, थिन है पतला है, लंबाई भी ज़्यादा है एरिया भी कम है, और हाई रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी ज़्यादा है और लंबाई भी ज़्यादा है और एरिया कम से कम है, एंड हाई रेजिस्टिविटी, उसका मतलब क्या है बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस, लार्ज रेजिस्टेंस। ठीक है, अब कोई कंडक्टर है वो शॉर्ट है मतलब छोटा है, थिक है बहुत ज़्यादा मोटा है। अब मोटा होगा एरिया ज़्यादा होगा, तो एरिया ज़्यादा होगा मतलब नीचे ज़्यादा संख्या से डिवाइड करेंगे तो कम वैल्यू आएगी, तो थिक होगा, एंड लो रेजिस्टिविटी, लो रेजिस्टिविटी होगी, रेजिस्टिविटी भी लो है और लेंथ भी कम है और एरिया ज़्यादा है, तो हमारा स्मॉल रेजिस्टेंस होगा, स्मॉल रेजिस्टेंस। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है रेजिस्टेंस ऑफ ए सिस्टम ऑफ रजिस्टर्स। तो 7 रेजिस्टेंस ऑफ ए सिस्टम ऑफ रजिस्टर्स।
मतलब रजिस्टर में रेजिस्टेंस का जो सिस्टम होगा वो किस तरह से दिया होगा। तो रेजिस्टेंस दो तरह से अरेंज किए जाते हैं, एक सीरीज में एक पैरेलल में। तो हम फर्स्ट देखेंगे जब रेजिस्टेंस को पैरेलल में अरेंज किया जाता है। ठीक है, तो हम फर्स्ट देखते हैं रेजिस्टेंस इन पैरेलल। फर्स्ट देख लेते हैं रेजिस्टेंस इन सीरीज। सीरीज वाला सरल है क्योंकि फिर पैरेलल में तुम्हें दिक्कत आएगी। रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो रेजिस्टेंस इन सीरीज जैसे एक सर्किट डायग्राम दे रखा है, तो उस सर्किट डायग्राम में जितने भी रेजिस्टेंस होते हैं उनको एज इट इज जोड़ देना। अब मान लो ये है R1, ये R2, ये R3। ठीक है, अब ये जो दे रखे हैं और ये हमारा कोई यहाँ पे मान लो हम अमीटर लगा देते हैं और इधर हम बैटरी लगा देते हैं। ठीक है, कि क्लोज की। अब जो ये सर्किट बना है, ये सर्किट में जो रेजिस्टेंस होंगे वो किसके इक्विवेलेंट होंगे। हम इसको अरेंज कर सकते हैं यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव लिख दो। तो पॉजिटिव नेगेटिव अभी हम सिर्फ रेजिस्टेंस को ऐड करना सीख रहे हैं। ठीक है, तो सीरीज में रेजिस्टेंस है तो हम पूरे को एक रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ एक बैटरी बना देंगे, ठीक है, 2 सेल की, और यहाँ की बना देंगे। और ये जो था, अब ये सर्किट जो इतना बड़ा दिख रहा है वो ये बराबर ये। अब यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, R1 + R2 + R3, यानी कि ये जो तीनों हैं इनको हमने ऐड कर दिया सीधा सीधा। तो सीरीज में जो रेजिस्टेंस होते हैं तो R इक्विवेलेंट, ये क्या है हमारा R इक्विवेलेंट। इन तीनों का समेसन हमें क्या मिला है, R इक्विवेलेंट। इसकी वैल्यू R इक्विवेलेंट है ये। तो R इक्विवेलेंट क्या है हमारा, R1 + R2 + R3। तो ये हमारा सीरीज में हो गया। सेकंड हम बी देखें, रेजिस्टेंस इन पैरेलल। ठीक है, तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल में जैसे ये सीरीज में थे हमने ऐड किया, R इक्विवेलेंट हमारा ये निकला, R1 + R2 + R3। डायरेक्ट हम फिर सॉल्व कर लेंगे आसानी से। जब एक से ज़्यादा रेजिस्टेंस दिए जाते हैं तो हमें पहले R इक्विवेलेंट निकालना होता है, फिर उसके बाद डायरेक्ट करंट निकाल लेते हैं। वोल्टेज दे रखा हो तो, और वोल्टेज पूछे हो तो करंट वगैरह दे रखा होगा, वोल्टेज निकाल लोगे V = IR से, ओम्स लॉ से। अब रेजिस्टेंस इन पैरेलल, तो यहाँ से एक रेजिस्टेंस मान लो ये है, एक रेजिस्टेंस मान लो ये है। ठीक है, और यहाँ से ये R1 है, ये R2 है, और यहाँ आपका कोई अमीटर मान लो, पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, ये एक बैटरी दे रखी है, पॉजिटिव नेगेटिव साइन, बड़ा वाला पॉजिटिव रिप्रेजेंट करते हैं, छोटे वाले नेगेटिव। मतलब इसका मतलब होता है हाई पोटेंशियल, पॉजिटिव पे हाई पोटेंशियल होता है, छोटे वाले पर लो पोटेंशियल। तो यहाँ से बंद कर दिया। तो अब ये वाला सर्किट होगा ना, इसके लिए हम जब R इक्विवेलेंट लिखेंगे तो एक तो यहाँ जो रेजिस्टेंस है इन दोनों का समेसन तो बनेगा ही। तो ये वाला जो होगा, हम पहले तो ये पूरा सर्किट बना लेते हैं। ठीक है, अब ये बन गया। अब जो R इक्विवेलेंट है यहाँ पे, ये वाला R इक्विवेलेंट वो कैसे निकलेगा। अब R इक्विवेलेंट है, उसे निकालने के लिए हम 1/R इक्विवेलेंट, उसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1/R इक्विवेलेंट = 1/R1 + 1/R2। यानी कि जो हमारा 1/R इक्विवेलेंट है वो किसका सम है, 1/R1 + 1/R2। तो हम इनका सम निकाल लेंगे और फिर उसको उल्टा कर देंगे। ठीक है, तो ये वाला अगर हम इसे सॉल्व करें तो हमारा ये क्या बनेगा, तो R1 + R2 / R1 × R2, R1 R2 LCM हो जाएगा, और R2 यहाँ आ जाएगा, R1 इधर, R1 + R2 / R1 R2, तो 1/R इक्विवेलेंट। ठीक है, तो हमारा
एलसीएम R1 R2 हो गया, R1 + R2। इसको ये फ्रैक्शन है, इसको सॉल्व कर दिया बस। अब जो हमारा R इक्विवेलेंट है, हमें 1/R इक्विवेलेंट तो निकालना नहीं है, हमें क्या निकालना है R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट के लिए हमें इसे उल्टा कर देंगे, इसे भी उल्टा कर दो, इधर वाले को भी। तो इसे उल्टा करेंगे तो R इक्विवेलेंट बचेगा। 1 की तो वैल्यू कोई मतलब नहीं है, 1 से डिवाइड करेंगे R इक्विवेलेंट ही रहेगा। तो यहाँ R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 + R2। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया R इक्विवेलेंट। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे। हमने रेजिस्टेंस ऑफ ए सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स कर लिया। अब हमारा शायद एक ही टॉपिक बचा है, पावर वाला, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और है। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में क्या है, I² RT एक फॉर्मूला है, बहुत ज़रूरी है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या कहता है, जब इलेक्ट्रिक करंट को पास कराया जाता है एक कंडक्टर से, तो सम ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। तो उसमें से कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो हीट एनर्जी में पास कन्वर्ट हो जाती है। जैसे हम जितना इनपुट देते हैं, अगर मान लो हमने 100 किलोवाट एनर्जी दी हमने, तो उसमें से 80 किलोवाट एनर्जी तुम्हारी यूज हो गई, बल्ब वगैरह ने लाइट दे दी। लेकिन 20 किलोवाट होगी वो तार को गर्म करने में, कुछ साउंड वगैरह के माध्यम से बेकार हो जाती है। तो वो क्या है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीट के माध्यम से एनर्जी का खराब हो जाना, मतलब एक तरह से। तो डेफिनेशन क्या है, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट passes through a conductor like a wire, मतलब किसी वायर वगैरह से, वायर बोल सकते हो या रजिस्टर वगैरह कुछ भी। तो उसमें से सम ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसके कारण क्या रहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो कॉजेस, किस वजह से ये हीटिंग इफेक्ट होता है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो मूव करते हैं कंडक्टर में, मूव थ्रू कंडक्टर, जिस वजह से हीटिंग इफेक्ट होता है। एक ये हो गया, एक हो गया इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड विद द एटम्स ऑफ द कंडक्टर। इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कंडक्टर के अंदर, वो कोलाइड करते हैं विद द एटम्स ऑफ कंडक्टर। और एनर्जी लॉस्ट इन कॉलिजन अपीयर एज हीट। अब ये कोलाइड की है, तो जो कॉलिजन एनर्जी होती है वो हीट के जैसे अपीयर होती है। तो हम नेक्स्ट अब देखेंगे अपना कि जो हीटिंग इफेक्ट है वो उसकी वैल्यू कितनी होती है। तो H इज इक्वल टू I² RT। ठीक है, अब H क्या है हमारा, H क्या है, हीट एनर्जी, हीट जो प्रोड्यूस हो रही है वो, हीट प्रोड्यूस मतलब हीटिंग इफेक्ट में जो हीट प्रोड्यूस हुई वो कितनी हुई, I² RT। आई क्या है हमारा, करंट। हीट एनर्जी या वर्क डन सारा का सारा जूल में मेजर करते हैं। ठीक है, जूल्स जे से रिप्रेजेंट करते हैं। आर तो हमारा रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस। और जो टी क्या है हमारा, टाइम, कितना टाइम लगा
उस हीट एनर्जी को प्रोड्यूस होने में। तो ये क्या हो गया हमारा आई स्क्वायर आई टी, हीट जो प्रोड्यूस हुई है वो। तो इसका इलेक्ट्रिक पावर रिलेशन देख लेते हैं, एक इलेक्ट्रिक पावर रिलेशन, ये हमारा टॉपिक नंबर 8, इलेक्ट्रिक पावर रिलेशन। तो B इज इक्वल टू हमने क्या पढ़ा था, I इंटू आर, और H हमने क्या पढ़ा है अभी, आई स्क्वायर आर टी, ये ओम्स लॉ से पढ़ा था, ओम्स लॉ। और ये क्या है, हीट प्रोड्यूस। तो आई स्क्वायर आर टी क्या है हमारा, हीट प्रोड्यूस, और बी इज इक्वल टू क्या है, आई आर। तो यहाँ से हम अगर आई की जगह वैल्यू रख दें बी अपॉन आर, तो आई की जगह हम बी अपॉन आर यहाँ से, तो एच इज इक्वल टू बी अपॉन आर का स्क्वायर, आर इधर डिवाइड में हो जाएगी तो बी अपॉन आर का स्क्वायर, इसमें वैल्यू पुट कर दी तो इंटू आर इंटू टी। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, बी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। तो एक आर कट कर देगा, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, बी स्क्वायर टी अपॉन आर। ठीक है, एक फार्मूला ये भी बन जाता है अगर ये चीज़ दे रखी हो तब। मेन फार्मूला यही होता है हीट प्रोड्यूस का, ये तो याद होना ही चाहिए। ठीक है, और हमारा पावर इज इक्वल टू, एक तो हमारा ये फार्मूला बनेगा बी स्क्वायर टी आर, ये किसका फार्मूला, एच इज इक्वल टू बी स्क्वायर टी अपॉन आर, बट मेन फार्मूला कौन सा था हमारा, ये वाला। और पावर इज इक्वल टू, पावर हम, ये हीट एनर्जी है आई स्क्वायर आर टी। अब नेक्स्ट हम देखेंगे पावर। तो पावर में हम क्या है, मतलब वर्क डन किया जा रहा है कंडक्टर में पर यूनिट टाइम। तो वर्क डन पर यूनिट टाइम, तो हमने वर्क डन क्या है कि चार्ज को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जाना या इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट पर ले जाना। तो हमारी पावर क्या है, इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर इज द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी is consumed or produced in an electric circuit। इलेक्ट्रिक पावर क्या है, ये जो है पावर इलेक्ट्रिक पावर है। इलेक्ट्रिक पावर इज द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम। ये इलेक्ट्रिक पावर लिख लो आप, वरना कहोगे इलेक्ट्रिक पावर और पावर सेम ही होती है क्या। तो इलेक्ट्रिक पावर इज द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम और प्रोड्यूस इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। मतलब इलेक्ट्रिक पावर वो वर्क डन पर यूनिट टाइम, मतलब एक सेकंड में कितना वर्क डन किया गया, कितना वर्क किया गया, वो क्या है हमारा पावर। तो P इज इक्वल टू डब्लू अपॉन टी। ठीक है, तो हमारा ये क्या है, पावर। तो P इज इक्वल टू डब्लू अपॉन टी। डब्लू क्या है, वर्क डन, टी क्या है, टाइम, P क्या है हमारा, पावर, इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पावर है, ये किस में मेजर की जाती है, वॉट। एस आई यूनिट क्या है इसकी, डब्लू, वॉट है एस आई यूनिट, डब्लू रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, टाइम तो पता ही है, वर्क डन जूल, जे से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये है आपका फुल चैप्टर। अगर हम यहाँ पे देखें आगे का, तो पावर इज इक्वल टू बी इंटू आई। यहाँ पे बी हमारा क्या है, जो बी हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है,
और आई है हमारा करंट। हमने देखा था हीट प्रोड्यूस किया था हमारा, हीट प्रोड्यूस हुई थी वो आई स्क्वायर आर टी था, लेकिन पावर के केस में हमारा पी क्या बन जाता है आई स्क्वायर आर, क्योंकि आई स्क्वायर आर टी अपॉन टी करोगे तो टी से टी कट जाएगा वर्क डन से, तो हमारा क्या बन जाता है पावर का फॉर्मूला आई स्क्वायर आर और पी इज इक्वल टू बी आई। ये इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं दोनों। ये तो पावर का यहीं से बना है, पी इज इक्वल टू हीट प्रोड्यूस, हीट क्या है एक वर्क डन ही है, हीट प्रोड्यूस अपॉन टाइम था टी, तो हीट प्रोड्यूस किया था आई स्क्वायर आर इंटू टी अपॉन टी, तो टी से टी गया हमारा क्या बचा आई स्क्वायर आर, तो यही तो फॉर्मूला है हमारा आई स्क्वायर आर, पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, ये यहाँ से बना था। तो ये बाकी सब आप देख लेना, थोड़ा बहुत थ्योरी और है वो पढ़ लेना। धन्यवाद।